वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ जो सीडीपी से रिलेटेड हैं। आप चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें आपको सीडीपी अगर पूछी जाती है तो उसमें आपको इसकी हेल्प मिलेगी। तो हम आप आज से प्रैक्टिस शुरू करते हैं और थ्योरी की वीडियो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आपको प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला सेशन है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। सीटेट के लिए है, टेट के लिए है और सुपर टेट के लिए है, और जहाँ भी हमारा सीडीपी पूछा जाता है वहाँ के लिए आप ये प्रैक्टिस सेट अटेंड कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, इसका ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत और क्या है हमारा अंतःसंबंध का सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा कौन सा, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत का मतलब है विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है वो जन्म से लेकर या गर्भ से लेकर मृत्यु के पहले तक का जीवन पर्यंत चलता रहता है। इंसान विकसित होता रहता है, विकास करता रहता है, सीखना कभी बंद नहीं करता, उसका डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन में से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया? तो आप जानते हैं 25वें संशोधन नहीं, 22वें नहीं, 92वें नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 86 संविधान संशोधन से हमारा क्या हुआ, जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम था उससे हमें शिक्षा को क्या कर दिया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल नंबर 21A जो है हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आता है। ठीक है दोस्तों। एक धारा 45 से संबंधित है हमारा, वो भी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक, ये तो हमने ये वीडियो बना रखी थी, तो आपने कोई अगर पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर होगा हमारा कौन सा, इसका सही आंसर हो जाएगा मैकडूगल। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, उनसे संबंधित संवेग बताए हैं। उन्होंने बताया है कि जो हमारे अंदर जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो जन्मजात होती हैं, और संवेग जो होते हैं वो हमें हमारे शरीर में परिलक्षित होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकडूगल। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विकास की किस अवस्था को कॉल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल का अगर हम बात करें वो होता है हमारा बाल्यावस्था, जो सही आंसर हो जाएगा। और बाल्यावस्था को अनोखा काल भी बोलते हैं, इसे गंदी आयु भी बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, स्कूल की आयु भी बोलते हैं। तो जब हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसने विमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? इसका मतलब होता है विमात्मक का मतलब बुद्धि से संबंधित है। किसने बुद्धि के बहुत आयामी को बताया है कि बुद्धि एक नहीं होती है, दो नहीं होती है, तीन नहीं होती है, बुद्धि 8 प्रकार की होती हैं। वो किसने बताया था? वो बताने वाले हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था हमारा गार्डनर। तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में हम बताएंगे, सांकेतिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी बुद्धि, तार्किक बुद्धि, चिंतन बुद्धि और परावैक्तिक, वैक्तिक, तो बहुत सारे इंटरनल, तो बहुत सारे इसमें बहुबुद्धियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, ये हमारा क्या है, अक्षमता है। ये हमारे डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिन बच्चों के अंदर डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे वो पढ़ नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, तो खूब सारी अधिगम अक्षमताएं होती हैं जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं, उनकी संख्या बहुत सारी होती है। लेकिन इसमें से कुछ हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, डिस्लेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने और उसमें क्या होता है, वर्तनी अशुद्ध में काम करना,
पड़ता है। जैसे डिस्प्रैक्सिया होता है, एक डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है। तो डिस्ग्राफिया लिखने में दिक्कत होती है बच्चों को, इसमें क्या होता है पढ़ने में, जब वर्तनी में दिक्कत होती है, उसको समझ नहीं आता हम कैसे इसको पढ़ें। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। नहीं पूछा है, जो नहीं पूछा है तो जो सही होगा वही नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, शिक्षा को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये तो करना चाहिए और ये करना चाहिए। शिक्षक को सिखाने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि देना चाहिए। जो बच्चा अक्षम है उसको हम समय नहीं देंगे तो कैसे काम होगा। जो नहीं सही है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है दोस्तों, नहीं वाला सवाल ज़रूर ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि ये नंबर आप बहुत आसानी से गवा देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप सही चुनने लगते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमेशा सीटेट हो या सीटेट हो, सीटेट हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव चीज़ों को क्या करता है, सही मानता है। जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो हमेशा और हमेशा के लिए क्या होती हैं, सही होती हैं। तो अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, प्रेरित करना, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित का मतलब होता है उसको मना कर देना, अनुमति नहीं देना, रोक देना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। लेकिन हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सही आंसर। प्रेरित करना चाहिए, हमें बच्चों को बोलने के मौके देने चाहिए, अवसर देने चाहिए, नई नई खोज करवानी चाहिए। तो इससे बच्चे को क्या होता है, उसके डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। वृद्धि और विकास से संबंधित अगर हम बात करें, वृद्धि हमारी शारीरिक होती है और हमारी विकास जो होता है हमारा वो क्या होता है, मानसिक होता है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास में संबंध हम लोग पढ़ेंगे, वो उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है, वो शारीरिक बुद्धि से, शारीरिक विकास से संबंधित होता है। वृद्धि एक नियत समय पर रुक जाती है, लेकिन विकास नहीं रुकता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, विकास को माप नहीं सकते हैं। जब हम विकास और वृद्धि के विकास और वृद्धि के अंतर को पढ़ेंगे, हम उसमें पूरी तरह से आपको ये पूरा बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत बोलते हैं। पुनर्बलन का मतलब होता है रिइंफोर्समेंट देना। रिइंफोर्समेंट शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। अशाब्दिक अशाब्दिक पुनर्बलन होते हैं। जैसे हम किसी वस्तु के माध्यम से किसी को पुनर्बलित करते हैं। पुनर्बलित करना मतलब पुनर्बलन करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए आपको हम एक ट्रॉफ़ी दे सकते हैं, एक टॉफ़ी दे सकते हैं, एक हम कोई बच्चों से क्लैपिंग करवा सकते हैं। जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो मूर्त होती हैं, जो दिखती नहीं अमूर्त होती हैं। शाब्दिक का मतलब होता है, जैसे हमने बोल दिया शाबाश, गुड, बेटर, बहुत अच्छे, ऐसे ही काम करते रहो। तो ये सब क्या है, उसको क्या करता है, मोटिवेट करता है और वो अच्छा काम करने लगता है। इसका सही आंसर क्या हो जाए, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं होगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत नहीं होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यही हमारा सही हो जाएगा। जो स्किनर के द्वारा दिया गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सूज का सिद्धांत नहीं होगा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जैसे हमने अभी इस समय ये वीडियो दे रखा है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या होता है, इसमें हमने बताया कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध स्थापित कर लेता है वही सीखना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, स्किनर के द्वारा दिया गया, अगर उसको पुनर्बलन, अगर एक चूहे को एक रोटी देते हैं तो आगे बढ़ता है, अंधेरे कमरे में घुसता हुआ चला जाता है और आगे अंततोगत्ता हुआ अपने बाहर निकल जाता है। तो रोटी जो होती है वो पुनर्बलन का काम करती है। तो आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है। तो ब्रूनर का सिद्धांत्मक होता है, प्रतिबिंबात्मक बिल्कुल है, क्रियात्मक बिल्कुल है, संकेतात्मक बिल्कुल है, लेकिन आंत प्रज्ञ अवस्था जीन पियाजे की अवस्था है। अगर हम जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं के बारे में बात करें तो दूसरी अवस्था जो मिलती है उसकी ये एक अवस्था है आंत प्रज्ञ अवस्था। 4 से 7 वर्ष की इसकी अवस्था को हम विभाजित करते हैं। तो आइए नेक्स्ट, इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आंत प्रज्ञ अवस्था का सिद्धांत नहीं है। जो नहीं है वही सही है, क्योंकि ऊपर नहीं पूछा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। मॉरिसन ने बौद्धिक स्तर के शिक्षण प्रतिमान के 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। तो देखो इसमें बताना है, इन्होंने 5 दिए हैं, उन्होंने 5 दिए हैं। उन्होंने बोला है कि अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, मॉरिसन ने बौद्ध के स्तर के शिक्षण को प्रतिमान 5 पदों में वर्णित किया है, वे हैं।
तो देखो, अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं, खोज करते हैं, फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर उसके बाद आत्मसात करते हैं किसी चीज़ को, फिर उसके बाद संगठन की व्यवस्था बनाते हैं, फिर लास्ट में हम उसको क्या करते हैं, लास्ट में उसका हम अभिव्यक्ति करते हैं, वाचन करते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से मतलब होता है हमारा हमारा बुद्धि से रिलेटेड हमारा कौन सा सही नहीं है। तो देखो, अनुप्रयोग भी हम बुद्धि से करते हैं, उन्मूलन नहीं होगा, ज्ञान होगा, बुद्धि होगा और अनुप्रयोग हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है, जो नहीं होगा वही सही होगा, उन्मूलन हो गया। ठीक है, इसका सही आंसर उन्मूलन हो गया। निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है। अधिगम वक्र जैसे हमने पढ़ा रखा है, पठार और वक्र जो हमारे क्या है, मिश्रित और नतोदर, उन्नतोत्तर, ये 3 प्रकार के वक्र तो बनते हैं अधिगम में, लेकिन लंबवत कोई अधिगम नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, इसका सही आंसर है हमारा लंबवत। तो आप लोग देख रहे हैं कि सीडीपी में क्या होता है, नहीं पर बहुत फोकस किया जाता है। इसको आपको डीप पढ़ना होगा, नहीं वाले सवालों को बहुत अच्छे से समझना होगा, तब आप अच्छा कर पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप आज आज इतने ही क्वेश्चन हैं। आप शायद हमने कितने क्वेश्चन करे हैं, 14 क्वेश्चन करे हैं। 14 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियो बनाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टीपीटी नाम डालेंगे यूट्यूब पर तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ये वीडियो अंत तक देखिएगा ज़रूर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।